हरिद्वार से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पर स्कूल की फीस ना भरने के लिए पिता ने 2 बच्चों के अपहरण की साजिश रच ली और खुद ही थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंच गया। मामला पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा का बताया जा रहा है और गांव के रहने वाले मुनव्वर ने शनिवार को पथरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके बच्चे स्कूल से निकलकर घर नहीं पहुंचे। इस पर उसने अपहरण का अंदेशा भी जताया। पुलिस ने गंभीरता से तहकीकात की तो पता चला और कुछ ही घंटे के अंदर बच्चों को बसेड़ी गांव स्थित उसकी बुआ के घर से बरामद कर लिया गया। पूछताछ किए जाने के बाद में सामने आया कि मुनव्वर के दोनों बच्चों की कई महीनों से फीस बकाया थी और फीस माफ कराने के लिए मुनव्वर ने अपहरण की कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी मुनव्वर का चालान कर उसे भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी है। मुनव्वर के द्वारा ही अपने दोनों बच्चों को बसेड़ी में अपनी बुआ के घर भेजा गया था और इस संबंध में जब मुनव्वर से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया और ये बताया कि उन बच्चों की फ़ीस स्कूल में देनी थी और फीस ना देना पड़े इसके लिए उसने स्वयं ही अपने दोनों बच्चों के अपहरण का नाटक रचा था। इस संबंध में वादी मुनव्वर का चालान किया गया है। रुड़की पुलिस ने देह व्यापार और राहगीरों को अश्लील कमेंट के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने चारों महिलाओं को सिविल लाइन इलाके से पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर लगातार कार्रवाई की जाती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ महिलाएं बाहर से आकर देह व्यापार का काम करती हैं। हमारे यहाँ आजकल देह व्यापार बहुत फैल रहा है और इसमें कुछ होटल्स वगैरह हैं, रोडवेज के आसपास हैं और कुछ स्कूलों के आसपास हैं और रेलवे स्टेशन पे इस तरह के कुछ छोटे होटल खुले हुए हैं, उनमें देह व्यापार चल रहा है। 4 ऐसी महिलाओं का जिनके द्वारा अभद्र इशारे किए जा रहे थे लोगों को और शांति भंग की स्थिति भी उत्पन्न की गई थी, उनका चालान किया गया था, जिसमें न्यायालय के द्वारा उन सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई ने फर्जी आर्मी कैंप का पर्दाफाश किया, जिसके तार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी जुड़े मिले हैं। क्या है ये पूरा मामला, स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी के साथ कई आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया हैं, जिनकी आए दिन देहरादून के मालदेवता एरिया में ट्रेनिंग होती रहती है। साथ ही राजधानी में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो एनडीए के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन इसका फायदा अब जालसाज उठाने लगे हैं। एक ऐसे ही फर्जी आर्मी कैंप का पर्दाफाश किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, जिन्होंने कई राज्यों में सेना के नाम पर भर्ती रैकेट चलाने वाले आरोपी सत्यजीत भारत कांबले को अरेस्ट किया, जिसने पूछताछ के दौरान बताया कि वो अलग अलग राज्यों से उन युवाओं को इकट्ठा करता था जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से भर्ती नहीं हो पाते। उन्हें झांसे में लेकर भर्ती के नाम पर उनसे रुपए ऐंठता और उन सभी को ट्रेनिंग के लिए देहरादून लेकर आता था, जिसका कैंप दून के मालदेवता क्षेत्र में था। ये कैंप 1 साल पहले बंद कर दिया था, जिसको महाराष्ट्र पुलिस और आर्मी की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया और उनका ये कहना है कि देहरादून का जो मालदेवता क्षेत्र है, यहाँ पे उनकी पूरी एक कैंप यहाँ पे तैयार थी, जिसमें वो फर्जी तरीके से यहाँ पे आर्मी से कुछ लड़कों को यहाँ पे लेके आते थे और यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग यानी कि आर्मी के नाम पे उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया करते थे। यानी कि ये पूरा एरिया एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि आर्मी के नाम पर एक बार फिर ठगी का मामला सामने आया है। ये पहला मामला नहीं है जो आर्मी में भर्ती के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इससे पहले भी साल 2021 में भर्ती के नाम पर ठगी का मामला सामने आया था, जहां एसटीएफ और पुलिस ने एक ऐसे ही कैंप का खुलासा किया था। वहीं मामले में एसएसपी देहरादून का कहना है कि राजधानी में जो भी कैंप चलते हैं या फिर सेंटर चलते हैं, उनका वेरिफिकेशन चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सूचना भी प्राप्त हुई थी कि वहाँ कहीं महाराष्ट्र या कहीं पर ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो इस तरह की ट्रेनिंग कराकर फर्जी नौकरी दिलाने की बात करते थे। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसमें पुलिस ने और एसटीएफ ने लगातार इसमें कार्रवाई करी है। अब इसमें सूचना पूरी प्राप्त होने के बाद कैसा कौन सा कैंप चला रहे थे या किस जगह पर था, वो सूचना का शेयरिंग होते ही हम इसमें भी अपने स्तर से आगे की कार्रवाई करेंगे। आर्मी के नाम पर ठगी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं।
भले ही इस पूरे मामले का खुलासा महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किया गया हो, लेकिन तार उत्तराखंड से भी जुड़े मिले हैं, जो कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के चलते पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान चला रही है और पुलिस ने किराएदारों का वेरिफिकेशन किया और 184 मकान मालिकों का अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर चालान काटा। वहीं भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों, ठेली पट वाले समेत बाहरी लोगों का सत्यापन भी किया गया। साथ ही 17 बिना नंबर की बाइकें भी सीज की गई। क्षेत्रों में सत्यापन की कार्रवाई किराएदारों के, फड़ ठेली वालों के और जो श्रमिक हैं उनके सत्यापन की कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें देहात क्षेत्र अंतर्गत लगभग 184 लोगों के सत्यापन न किए जाने के कारण उनके चालानी कार्रवाई की गई है। पिथौरागढ़ में तवा घाट में फंसे आदि कैलाश यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। मौसम साफ होने के बाद में 63 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें 44 आदि कैलाश यात्री हैं और रेस्क्यू किए गए यात्री देश के अलग अलग प्रदेश से आए थे। प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रियों के साथ ही बूंदी, खेला और साथ ही सिरसा में फंसे स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन द्वारा उन यात्रियों को रेस्क्यू करने का अभियान चलाया गया, जिसमें जो है आज विभिन्न प्रदेशों से, जिसमें तमिलनाडु है, पंजाब है और आंध्र प्रदेश है, आदि राज्यों से आए हुए लगभग 46 यात्रियों का उनका रेस्क्यू किया गया है। और इसके अलावा कुछ दूर दराज के गाँव में जो कुछ ग्रामीण हैं उनको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। रोड ब्लॉक था 3-4 दिन से, वो कल खोलने के बीच में मौसम भी बहुत ख़राब था तो खुल नहीं पाया था। तो प्रशासन द्वारा जो ये हेली सेवा से हमें वहाँ से निकाला गया, बहुत अप्रिशिएट करने वाला काम है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चुंगी और ज्ञानसू के बीच में बनी ओपन टनल के ऊपर भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है। इससे सड़क सुरक्षा गैलरी की छत और साथ ही दीवारों को खतरा बढ़ गया है। वहीं बसुंगा से ज्ञानसू के लिए आने वाली सिंचाई नहर के साथ ही कुछ घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे NHIDCL की, जहां पर टीम ने आपदा प्रबंधन विभाग की टीम के साथ में बड़ेथी ओपन टनल में सक्रिय हुए भूस्खलन का निरीक्षण किया और इस मौके पर टनल के ऊपरी हिस्से भूस्खलन के मुहाने और साथ ही मुनेरा क्षेत्र से इस भूस्खलन का सर्वे ड्रोन की मदद से किया गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी से आगे सफर खतरनाक बना हुआ है और हाईवे पर कई जगह पर डेंजर जोन भी बने हुए हैं, जहां से बार बार भूस्खलन हो रहा है। वहीं डोलियो देवी के पास भी पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पौड़ी में पलायन के कारण खंडर हो चुके लोगों के पुश्तैनी मकान अब गुलदार का आशियाना बन रहे हैं और वन विभाग ने लोगों को और सावधान रहने को भी कहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पौड़ी में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। 6 महीने में गुलदार 13 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 3 मासूम भी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसा है, गुलदार की बहुत ज्यादा सक्रियता है। मैं कह रहा हूँ, मेरी गौशाला से हमारी बच्चियों को दिन में उठा के ले गया। आज वो बच्चियों को लेके गया है, कल वो किसी बच्चे को भी उठा के ले जा सकता है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको ले जाने के लिए कम से कम 5-5 आदमियों को हमें लेके जाना पड़ता है, जबकि हमारा देवप्रयाग पौड़ी मेन हाईवे पे हमारा गाँव है। पहाड़ में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं और गुलदार को पकड़ना वन विभाग के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है। वहीं वन विभाग की चुनौती और बढ़ने वाली है। दरअसल सितंबर से फरवरी तक गुलदार खंडहर मकानों को अपना आशियाना बनाता है, ताकि वो ठंड से अपने बच्चों को बचा सके।
जो शीतकाल है, शीतकाल मौसम में बाहर अत्यधिक ठंड होने के कारण जो भी मकान खंडर हो चुके हैं, कई सारे गांव में पलायन के कारण मकान खंडर हो चुके हैं, उन घरों में गुलदार अपना ब्रीडिंग स्पेस, अपने बच्चों के लिए स्पेस और ब्रीडिंग स्पेस बना लेता है और वहाँ उनके लिए बहुत अच्छी छुपने की जगह हो जाती है। जो बंद खंडर घर है उसके दरवाजे जो है बंद रखें, ऐसे बंद खंडर घरों की तरफ जो है बच्चों को अकेले ना जाने दें और जब भी ऐसे घरों की तरफ जाएं तो शुरुआत में थोड़ा सा शोर और थोड़ा सी आवाज करके जाएं। यानी कि आने वाले महीने पहाड़ के लोगों के साथ वन विभाग के लिए चुनौती से भरे होने वाले हैं। वहीं वन विभाग लोगों से गांव के खंडहर मकानों के दरवाजों को बंद करने की अपील कर रहा है ताकि गुलदार खंडहर को अपना आशियाना न बना सके और गुलदार के आतंक से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। रुड़की में एक रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पर खाना खाने आए एक परिवार के सांभर डूसे से छिपकली मिली, जिसके बाद में परिवार ने इसकी शिकायत की और मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाने के सैंपल लिए और जांच के बाद में कार्रवाई का भरोसा दिया। सिविल लाइन के नीलम टॉकीज के पास का ये मामला है। देहरादून में चल रहे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रीमियर लीग में 8 टीमों के बीच में मुकाबला होना है, जिसमें 3 टीमें महिला क्रिकेट टीम हैं। रविवार से शुरू हुआ उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें पहला मैच देहरादून वॉरियर और हरिद्वार स्प्रिंग एलमास के बीच में हुआ। वहीं सोमवार से महिलाओं का भी क्रिकेट मैच शुरू होगा। पूरी सीरीज में जहां विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ में 25 लाख रुपए का और उप विजेता टीम को 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इन क्रिकेट मैचों में रणजी के साथ कई ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में प्रतिभा को दिखाया है, जिसमें आकाश मधवाल, कुणाल चंडेला, आदित्य तरे जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल के साथ कई रणजी में अपना जौहर दिखाया है। वहीं महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में एकता बिष्ट, नीलम बिष्ट और साथ ही मानसी जोशी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। सोलह सितंबर यानी कि कल सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। बीजेपी उनके जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसके तहत में बीजेपी युवा मोर्चा सोमवार को प्रदेश भर में मैराथन दौड़ के साथ ही कई खेल आयोजन भी करेगा। तो महिला मोर्चा मुख्यमंत्री की लंबी उम्र के लिए मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ ही दीपदान करेगा और इसके अलावा पार्टी के सभी कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर फल वितरण के साथ ही सेवा कार्य भी करेंगे। विभिन्न स्थानों पर मैराथन दौड़ और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जगह जगह करेंगे। महिला मोर्चा दीपदान के कार्यक्रम करेंगे। मंदिरों पर मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु की कामना के लिए भजन कीर्तन पूजन आदि कार्यक्रम रहेगा। केदारनाथ में सियासत तेज हो गई है और अब की बार मुद्दा है केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण के काम का। कांग्रेस कह रही है कि वहां पर हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि विकास और सनातन का विरोध कांग्रेस का एजेंडा रहा है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा खत्म होने के बाद देहरादून लौटे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए। मुख्य मुद्दा था केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम। करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं जो बड़ी आपदा को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी केदारनाथ धाम का अस्तित्व खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इन सब कामों की वैज्ञानिक समीक्षा करेगी और जरूरी हुआ तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, कोर्ट अपनी एक डेलीगेशन को वहां भेजे केदारनाथ में और देख क्या है, कोर्ट के हमारे जजेस वहां जाके देखें कि हो क्या रहा है। और मुझे पूरा यकीन है अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चले गया, दूसरे दिन ही वो कोई ना कोई ऐसा आदेश करा देंगे जिससे वहां का कंस्ट्रक्शन रुकेगा। अति हो रही है, अति। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से विकास की विरोधी रही है, सनातन की विरोधी रही है, हिंदुत्व की विरोधी रही है और इन सब का विरोध करना हमेशा से उसके एजेंडे में शामिल रहा है। कांग्रेस हमेशा से विकास विरोधी,
सनातन विरोधी है। उसके सारे राहुल गांधी से लेकर सारे नेताओं के वक्तव्य ये बताते हैं, वो विकास का विरोध करते हैं, वो सनातन का विरोध करते हैं, वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। इसलिए ये उनकी एजेंडे में शामिल है और वो इस पर कोर्ट जाते हैं तो जाएं, जो न्यायालय फैसला करता है सबको मंजूर होता है। बहरहाल केदारनाथ में सोना चोरी से शुरू हुई बयानबाजी अब हैवी कंस्ट्रक्शन से होते हुए सनातन वर्सेस सनातन विरोधी पर पहुंच गई है। आस्था के इस केंद्र में सियासत अभी और गरमाएगी, क्योंकि यहाँ विधानसभा के उपचुनाव होना अभी बाकी है। देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार को विफल और भ्रमित बताया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार नीतिगत रूप से स्पष्ट नहीं है और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। केंद्र सरकार के हैं वो पूर्ण विफलता के हैं, नीतिगत भ्रम की शिकार है केंद्र सरकार। एक कदम आगे चल रही है तो 2 कदम पीछे हट रही है। एक राजनीतिक अस्थिरता का बोझ जा रहा है। ये 100 दिन की बानगी है सरकार। प्रदेश भर में कार्यरत महिलाओं के करीब 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से टेक होम राशन बनाने का काम छिन गया है। बताया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने ये काम एक कंपनी को सौंप दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में टेक होम राशन योजना एक बार फिर विवादों में आ गई है। इस योजना में राज्य की करीब 5000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप लगे हुए थे। इस ग्रुप की महिलाएं खुद राशन की पैकेजिंग करती थी और फिर उसे कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से भेजा जाता था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन महिलाओं से ये काम छीन लिया जाएगा और अब से किसी कंपनी को इसका ठेका दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नारी शक्ति स्वरूपा महिला संगठन ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टेक होम राशन का ठेका किसी कंपनी को दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। आज फिर से वो शुरुआत हो रही है कि मतलब हमसे तो ये कहा गया कि ये योजना बंद कर दी, भारत सरकार ने बंद कर दी। फिर आज भी 3 कंपनियों को बुलाया गया, नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडारण। और हमें तो ये भी सुनने में आया है कि शायद एनसीसीएफ को ये काम दे दिया गया है बिना टेंडर के, बिना उसके। तो ये तो सीधा सीधा हम बहनों के पेट पे लात मारने वाली बात है ना। हमारे जो महिलाओं के पति बेचारे कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते थे, उनको भी एक रोजगार मिला था कि वो अपनी गाड़ी ले जाके उसको आंगनवाड़ी तक छोड़ के आते थे। और दूसरा, जो थोड़ा थोड़ा करके बचत होती थी तो हमारी महिलाओं को थोड़ा अपने घर चलाने के लिए पैसा बचता था। उधर सेल्फ हेल्प ग्रुप से टेक होम राशन का काम छीनकर कंपनी को दिए जाने पर कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि नारी शक्ति का अपमान है ये बात है, उनका कुछ करने की बात है तो सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस तरीके से उन्होंने आज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का जो काम था, जो टेक होम राशन का काम वो कर रही थी और जिसमें वो बहुत सारी महिलाएं, 5000 महिलाएं जुड़ी हुई थी जिनको स्वरोजगार से वो जुड़ी हुई थी, उनका काम किसी प्राइवेट कंपनी को देने का काम ये सरकार जिस तरीके से करने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये कहीं न कहीं उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है उसका अपमान है। वहीं जब इस मामले में न्यूज़ 18 संवाददाता ने बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से प्रदेश भर में सैकड़ों महिलाएं टेक होम राशन के कारोबार से जुड़ी हुई थी। अब उनसे टेक होम राशन का काम छिन जाने के बाद ये महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। हमने इस संबंध में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टेक होम राशन के इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। चंद्रवंशीय राजाओं के कुलदेवी और पहाड़ की आराध्य मां नंदा सुनंदा को आज विदा कर दिया गया। पूरा नैनीताल इस दौरान नंदामय दिखा तो बेटी को विदा करने का दुख भी साफ देखा गया। रिपोर्ट देखिए।
पहाड़ की कुलदेवी नंदा मायके से लौट गई हैं। गाजे बाजे के साथ नैनीताल के साथ देश भर से आए लोगों ने नंदा सुनंदा को विदा किया। इस दौरान सरोवर नगरी मां के जयकारों से गूंज उठी। और लोगों ने भेंट देकर अपनी राज राजेश्वरी को विदा किया। नंदा की इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए तो बेटी को विदा करने का दुख भी लोगों में साफ दिखा। हालांकि श्रद्धालुओं ने अपनी मां को अगले साल फिर आने का न्योता दिया। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। इतना मंदिर में ऐसी चहल पहल, ऐसी शांति, बारिश हुई फिर भी यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब माँ का आशीर्वाद है। सब एक ऐसा क्षण होता है कि खुद ही आंसू निकल पाते हैं। इनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिसमें हम माँ ने इतने दिन से हमें यहाँ पर सेवा का अवसर दिया सभी भक्तों लोगों को, तो आज उनकी जो विदाई है तो विदाई का क्षण ऐसा होता है कि हम बहुत भावुक उठते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमारा ये पहली बार है जब हम माता की डोली की विदाई देख रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है जो हमें ये देखने का मौका मिला। नंदा सुनंदा पहाड़ की कुलदेवी है, साथ ही नंदा को बेटी के रूप में भी जाना जाता है। नैनीताल में 8 सितंबर से महोत्सव शुरू हुआ, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा और पूजा की गई और रविवार को मां के डोले का विसर्जन किया गया। अष्टमी के दिन हम कली वृक्ष लाके प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजा करते हैं, तो लास्ट में हिमालय को नंदा देवी पर्वत जहाँ है वहाँ को मायका को विदाई करते हैं। गाजे बाजे के साथ छोड़ा जा रहा है माँ को, बिल्कुल बड़े हर्षोल्लास के साथ विदाई की जा रही है। बहरहाल नंदा कैलाश को विदा हो गई हैं और नंदा महोत्सव का भी समापन हो गया। ये मां नंदा के प्रति अगाध आस्था है कि इस तरह से भीड़ उमड़ी है, मगर खास बात यह है कि बेटी को विदा करने का दुख इन लोगों में है। हालांकि मां नंदा को राज राजेश्वरी का दर्जा भी मिला है, इसीलिए कैलाश विदा करने के लिए हजारों लोग उमड़ आए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। उत्तरकाशी के सरनौल गांव से आस्था के साथ में हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां पर सरू ताल से लौट रही देव डोलियां जैसे ही पंचायत चौक पर पहुंची, वहां पर देव डोली के पहुंचते ही करीब 5 फीट लंबा सांप आ गया। वहीं देव डोलियों के साथ में चल रहे पांडव पशुआ ने सांप को उठाया और देव डोली से भेंट कराने के बाद में गले में डालकर सांप के साथ नृत्य करने लगे। इस दौरान सांप को दूध पिलाने के बाद खुद भी वही पशुआ ने भी दूध पिया और सांप को जिस तरह से देवता के पशुआ घुमा रहे थे उससे ग्रामीण दहशत के साथ हैरान थे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।